आज हम संस्कृत विषय की ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें संस्कृत का एक टॉपिक है जिसका नाम है संधि। संधि शब्द है, उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये संधि शब्द है वो किससे बना है। इस संधि शब्द में सम, उपसर्ग, धा धातु और कितिन प्रत्यय मिलकर के संधि शब्द का निर्माण हुआ है। अब संधि की हम सबसे पहले जब परिभाषा पढ़ते हैं तो परिभाषा है कि हिंदी में कहते हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहा जाता है। इसी तरह इसमें भी ये परिभाषा होगी कि द्वयोवर्ण्यो परस्पर मेलनम, द्वयोवर्ण्यो परस्पर मेलनम व संधानम भवति तत् संधि कथ्यते। यानी दो वर्णों का आपस में जो मेल व संधान अथवा जो संयोग होता है उसको संधि कहा जाता है। यानी वो परिभाषा है, लेकिन इसको संस्कृत में लिखिए। लेकिन संस्कृत जो व्याकरण है वो महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, और महर्षि पाणिनि ने जो संधि की परिभाषा दी है वो अलग है। महर्षि पाणिनि के अनुसार संस्कृत की परिभाषा है परय सनिकर्ष संहिता। अर्थात इसका अर्थ ये है कि वर्णों की जो अत्यधिक निकटता होती है उसको संधि कहा जाता है। परिभाषा वो ये केवल शब्दों का अंतर है कि वर्णों की अत्यधिक निकटता को संधि कहा जाता है, और ध्यान रखिए कि वर्णों का आपस में मेल अथवा संयोग। तो ये तो होगी आपके संधि की परिभाषा। अब संधि के भेद, कि संधि के भेद कितने होते हैं, तो देखो संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, और एक होता है विसर्ग संधि। अब देखो स्वर संधि को संस्कृत में हम अच संधि भी कहते हैं, और व्यंजन संधि को हम हल संधि कहते हैं। अब ये अच और हल नाम कैसे हुआ कि संस्कृत में वो महर्षि पाणिनि ने जब व्याकरण लिखी थी तो तांडव नृत्य हो रहा था। उस समय भगवान शिव ने जो डमरू बजाया था, उस डमरू की आवाज के द्वारा महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्रों का निर्माण किया था, और उन 14 सूत्रों को बताया गया है कि माहेश्वर सूत्र नाम दिए गए थे। उस माहेश्वर सूत्र में 14 जो माहेश्वर सूत्र है, उस माहेश्वर सूत्र में सूत्र संख्या 1 से लेकर 4 तक जो है वो पूरे स्वर आते हैं, और उन स्वरों से एक अच प्रत्याहार का नाम निर्माण होता है, इसलिए स्वरों का नाम दे दिया अच। और सूत्र संख्या 5 से लेकर 14 तक जो आते हैं उसमें जो सभी व्यंजन होते हैं आपके वो आ जाते हैं, और उसमें एक हल प्रत्याहार का निर्माण होता है, इसलिए व्यंजनों का नाम दे दिया हल। तो इस तरह संधि के मुख्य भेद हो गए तीन, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि को हम कहते हैं अच संधि, और व्यंजन संधि को हम कहते हैं हल संधि। अब इन संधियों के जो अलग अलग भेद हैं वो हम पढ़ेंगे। कि संधि सबसे पहले स्वर संधि, जिसको हम अच संधि भी कहते हैं।
अब स्वर संधि के जो भेद है वो है नंबर 1 दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि, अयादि संधि, पररूप संधि और पूर्व रूप संधि। अब देखो स्वर संधि से सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत में स्वर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। संस्कृत में जो स्वर होते हैं वो होते हैं 13 में से जो ऋस्व स्वर होते हैं वो होते हैं 5, ए, ई, उ, री और री। और दीर्घ स्वर होते हैं वो होते हैं 8, आ, बड़ी, बड़ा, बड़ी, ए, आई, ओ, औ। अब देखो स्वर संधि की परिभाषा क्या है कि दो स्वरों का आपस में जो मेल अथवा संयोग होता है उसको स्वर संधि कहा जाता है। यानी दो स्वरों का, तो मतलब आपको पता होना चाहिए ये स्वर है और इन स्वरों में से आपस में किसी का मेल अथवा संयोग होता है उसी को क्या कहा जाता है, स्वर संधि कहा जाता है। यानी इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं द्वयो स्वरयो परस्पर मेलनम व संधानम भवति तत् अच संधि घटेते। यानी दो स्वरों का आपस में मेल अथवा संयोग होता है उसको स्वर संधि कहा जाता है। और इसके 7 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धी, यण, अयादि, पररूप और पूर्व रूप। अब इनमें से हम सबसे पहली जो संधि पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दीर्घ का अर्थ क्या होता है, बड़ा। दीर्घ संधि की परिभाषा एक सूत्र है ऐके सवर्णी दीर्घ। ऐके का मतलब होता है अक प्रत्यार, और इस अक प्रत्यार में जो स्वर होते हैं वो होते हैं ए, ई, उ और री। और एक लीरी होता है लेकिन लीरी दीर्घ नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये जो होते हैं सवर्णे, इन स्वरों के बाद में यदि इनके समान ही कोई वर्ण आए, यानी ए है, ए के समान और कौन सा हो गया आ, ई के समान दूसरा हो गया बड़ी, उ के समान दूसरा हो गया बड़ा उ, और री के समान दूसरा हो गया बड़ी री। इनके समान ही अगर कोई वर्ण आए तो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है। तो परिभाषा होगी कि ए, आ, ई, उ और री के बाद में यदि कोई समान स्वर आए तो उनमें से दीर्घ हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये कि ए या आ के बाद में यदि ए या आ आता है, यानी दोनों तरफ समान स्वर है, तो इन दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, दीर्घ। अब इन दोनों में से दीर्घ क्या है, आ दीर्घ है, तो दोनों मिलकर के क्या बनेगा, आ। इसी तरह ई के बाद में ई आता है तो बड़ी ई, उ के बाद में उ आता है तो बड़ा उ, री के बाद में री आता है तो बड़ी री होता है। यह है दीर्घ संधि की परिभाषा। अब इसके उदाहरण,
सबसे पहले ए आके देख लो आप कि ए आके बाद में यदि ए आता है तो कौन से हैं? हिमधन आले, देते धन अरे, विद्या धन आले, अब देखो हिम में क्या है? ए यहाँ और यहाँ क्या है? आ। तो ए के बाद में यदि आ आता है तो दोनों मिलकर के क्या बनेगा? आ। अब देखो इसमें से ए निकालेंगे तो हिम हलंत आधा बचेगा, लेकिन ये ए और ये आ दोनों मिलकर के क्या बनेगा? आ। तो इसमें आ मिल जाएगा, आगे क्या बचा? ले, और ये शब्द बन जाएगा हिमालय। अब देते धन अरे, अब देते में ए है और उसके बाद में भी क्या है? ए है। तो ए के बाद में यदि ए आता है तो भी दोनों मिलकर के क्या बनेगा? आ। तो देखो देते, इसमें से ए निकला, ये ए और ये ए दोनों मिलकर के क्या बना? आ। तो ये बन गया देत्या, आगे शब्द बचा री, और ये पूरा शब्द बन गया देत्यारी। विद्याधन आले, देखो विद्या में भी आ है और यहाँ भी आ है। आ के बाद में यदि आ आता है तो भी क्या बनता है? आ, यानी दोनों आ मिलकर के एक बनेगा। तो देखो विद्या बचा, यानी ये आ और ये आ दोनों मिलकर के क्या बना? आ, और आगे ले, तो ये सब बन गया विद्यालय। इसी तरह अन्य भी उदाहरण हो सकते हैं कि यानी ए आ के बाद में यदि ए आ आता है तो दोनों मिलकर के आ बनता है। अब जो ये चिन्ह है इसको आप गणित में प्लस का चिन्ह बोलते हो, लेकिन संधि में इस चिन्ह को आप ध्यान रखना धन शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धन शब्द की संधि में इसके लिए आपको धन शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके बाद में हम जो आगे की संधि है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।